नेहरू की अनिर्णय नीति और गोवा की आज़ादी के पीछे की कहानी। यह लेख अदिति जोशी के द्वारा लिखा गया है। पश्चिम की स्वीकृति के मोह में नेहरू ने अपनी अनिर्णय नीति को अहिंसा का जाम पहना दुनिया के आगे पेश किया। नतीजा यह हुआ कि स्वतंत्र भारत में गोवा में विदेशी शासन चलता रहा और नेहरू के तथाकथित नैतिक नेतृत्व पर जनता का भरोसा धीरे धीरे कम होता गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने विदेश नीति को देश के वास्तविक हितों से ज्यादा अपने बौद्धिक अहंकार का प्रतिबिंब बना दिया। पंचशील, गुटनिरपेक्षता और अंतर्राष्ट्रीयता जैसी बातें सुनने में ऊंची लगती थी, लेकिन इनका असली मकसद भारत की संप्रभुता की रक्षा करना नहीं था। नेहरू चाहते थे कि दुनिया उन्हें और भारत को एक नैतिक नेता के रूप में देखे। उनकी नीति ताकत दिखाने से ज्यादा नैतिक दिखावे की कोशिश थी, ताकि उनकी छवि शांति के दूत और गांधी के अहिंसावादी आदर्शों के वारिस के रूप में बनी रहे। नेहरू की नीति में निर्णायक कार्रवाई से कतराना एक आदत बन गई थी। वे हर बार राष्ट्रीय हित के मौके पर भी संयम के नाम पर देरी और टालमटोल को ही नीति मानते रहे। गोवा, दमन दीव जैसे पुर्तगाली इलाकों और पांडिचेरी, करैकल, चंद्रनगर, माहे जैसे फ्रांसीसी इलाकों के मामले में उनका यही झिझक भरा रवैया दिखा। यह हिचक सिर्फ नैतिक कारणों से नहीं थी, बल्कि इस डर से भी थी कि कहीं सैन्य कार्रवाई करने से उनकी एक नैतिक और शांतिप्रिय नेता की छवि खराब न हो जाए। नतीजा यह हुआ कि आज़ादी के कई साल बाद तक विदेशी ताकतें भारत की संप्रभुता की अनदेखी करती रहीं। सालाज़ार की जिद और नेहरू की निष्क्रियता। अंतोनियो द ओलिवेरा सालाज़ार के तानाशाही शासन में पुर्तगाल ने चतुराई से एक झूठा दावा गढ़ा कि गोवा और उसके साथ जुड़े इलाके उपनिवेश नहीं, बल्कि पुर्तगाल के मुख्य प्रांत हैं। यह एक सोची समझी चाल थी ताकि लिस्बन संयुक्त राष्ट्र के आत्मनिर्णय वाले प्रस्तावों से बच सके और उपनिवेश मुक्ति की लहर से खुद को अलग दिखा सके। नेहरू ने सार्वजनिक रूप से पुर्तगाल के दावे को अस्वीकार तो किया, परंतु निर्णायक कदम उठाकर उसका सामना करने से लगातार इनकार करते रहे। सभ्य और शांतिप्रिय होने जैसे शब्दों में लिपटी उनकी संयम की वाणी राजनीतिक निष्क्रियता के लिए एक सुविधाजनक बहाना बन गई। इस तथाकथित नैतिक कूटनीति के पीछे नेहरू का असली डर छिपा था। उन्हें आशंका थी कि अगर भारत ने सैन्य शक्ति दिखाई तो उनकी बड़ी मेहनत से गढ़ी गई नैतिक महानता वाले नेता की छवि बिखर जाएगी। पश्चिमी देशों, खासकर इंग्लैंड और अमेरिका में भारत की छवि को लेकर नेहरू की बेचैनी इतनी गहरी थी कि वे कई बार राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को पीछे छोड़ देते थे। 1950 के दशक की शुरुआत में उनके भाषणों में यह चिंता बार बार झलकती थी, मानो भारत की असली पहचान अपनी सभ्यतागत शक्ति से नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों की स्वीकृति से तय होती हो। नेहरू को उन्हीं लोकतंत्रों की मंजूरी चाहिए थी, जिनकी नज़र में वे खुद को तीसरी दुनिया के नैतिक नेता के रूप में स्थापित करना चाहते थे। नेहरू का नजरिया भले ही उनके अपने बनाए वैश्विक आदर्शों के अनुकूल रहा हो, लेकिन वह आज़ाद भारत की जनता की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। लोग चाहते थे कि देश जल्दी और मजबूती से फिर एक हो और हर औपनिवेशिक निशान मिटा दिया जाए। लेकिन पुर्तगाली शासन में फंसा गोवा आज़ाद भारत के लिए अपनी ही सीमाओं के भीतर जिंदा अपमान एक घाव की तरह था। फिर भी नेहरू अपने आदर्शवाद के कैदी बने रहे और इस विरोधाभास को बने रहने दिया। B.R. नंदा ने ठीक कहा है कि उनकी कूटनीति नैतिक अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर टिकी थी, एक ऐसी सोच जिसमें नेहरू को ज्यादा चिंता इस बात की थी कि इतिहास और पश्चिमी दुनिया उन्हें कैसे देखेगी, न कि आने वाली पीढ़ियां उनकी निष्क्रियता को कैसे याद रखेंगी। उनके लिए भारत की नैतिक छवि को बचाना उसकी भौगोलिक गरिमा से ज्यादा जरूरी था। नतीजा यह हुआ कि दिखावे ने हकीकत पर और छवि ने जरूरत पर जीत हासिल कर ली।
जहां एक और फ्रांस ने अपने भारतीय उपनिवेशों से शांतिपूर्ण तरीके से वापसी के लिए बातचीत की, वहीं पुर्तगाल का गतिरोध बना रहा। सालाज़ार की जिद और नेहरू के संयम ने मिलकर एक दशक लंबा कूटनीतिक ठहराव पैदा किया, जिसने देश के भीतर राष्ट्रवादी जनभावना को गहराई से निराश कर दिया। जन आंदोलनों का दमन नेहरू की नीति का असली विरोधाभास तब साफ दिखा, जब उनकी सरकार ने अहिंसा की बात करते हुए भी उन भारतीय आंदोलनों को दबाना शुरू कर दिया, जो गोवा की आज़ादी के लिए अहिंसक तरीकों से संघर्ष कर रहे थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई राष्ट्रवादी समूह और गांधीवादी सत्याग्रही 1946-47 तक गोवा की आज़ादी के लिए सक्रिय हो चुके थे। वे वही नैतिक सिद्धांत अपनाए हुए थे जिन्हें नेहरू ने भारत की विदेश नीति की नींव बताया था। लेकिन जब वही नैतिक ताकत देश के भीतर से उठी, तो नेहरू सरकार ने प्रोत्साहित करने के बजाय उसे रोकने की कोशिश की। उन्हें डर था कि यह आंदोलन उनके काबू से बाहर चला जाएगा, पुर्तगाली हिंसा बढ़ा देगा और सबसे बढ़कर पश्चिमी देशों के सामने उनके कूटनीतिक संयम की छवि को खराब कर देगा। नतीजा यह हुआ कि जो नेता बाहर दुनिया को नैतिक अंतर्राष्ट्रीयतावाद का पाठ पढ़ा रहा था, उसने अपने ही देश में नैतिक राष्ट्रवाद की आवाज को दबा दिया और अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि बचाने के लिए भारत के आत्मसम्मान की कुर्बानी दे दी। इस झिझक का दुखद परिणाम अगस्त 1955 में सामने आया, जब सैकड़ों शांतिप्रिय सत्याग्रही गोवा में प्रवेश करने निकले और पुर्तगाली सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसा दी। सरकारी आंकड़ों में 30 से ज्यादा मौतें बताई गईं, लेकिन स्वतंत्र रिपोर्टों के अनुसार संख्या इससे कहीं अधिक थी। देश भर में गुस्सा और संसद में तीखी निंदा के बावजूद नेहरू ने सेना भेजने से मना कर दिया। उनका कहना था कि भारत को बल प्रयोग कर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जटिल नहीं बनाना चाहिए। इतिहासकार टी.आर. सरीन ने बाद में इसी रवैये को कूटनीतिक जड़ता यानी पूर्ण निष्क्रियता का प्रतीक बताया। विडंबना यह थी कि नेहरू का अहिंसा पर अडिग और अव्यावहारिक जोर उसी नैतिक मकसद को कमजोर करने लगा, जिसकी रक्षा का वह दावा करते थे। जो शुरुआत में संयम का आदर्श लग रहा था, वह धीरे धीरे इच्छाशक्ति की लकवा बन गया, जिससे अत्याचारी और बेखौफ हुआ और स्वतंत्र भारत अपमानित। जब पुर्तगाली हुकूमत गोवा के कार्यकर्ताओं को जेलों में डालती रही, उन्हें यातनाएं देती रही और मौत के घाट उतारती रही, तब भारत की यह चुप्पी औपनिवेशिक अहंकार को वैधता देने जैसी बन गई। भारत की नैतिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के बजाय नेहरू की इस कमजोरी ने गणराज्य को एक अनिर्णयग्रस्त और विदेशी अत्याचार के प्रति सहनशील राष्ट्र के रूप में दिखाया। देश के भीतर राष्ट्रवादी आलोचकों ने इसे सदाचार के नाटक का करार दिया। उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति पाने की नेहरू की जिद ने उस साम्राज्यवाद विरोधी भावना से धोखा किया, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को कभी ताकत दी थी। नेहरू के हाथों में शांति की भाषा एक आदर्श की जगह राजनीतिक दिखावा बनकर रह गई। नेहरू की नजर में गोवा समस्या थी केवल एक छोटी सी फुंसी। गोवा की हालत के प्रति नेहरू की उदासीनता का सबसे मशहूर उदाहरण वह टिप्पणी है, जिसका जिक्र कई समकालीनों ने किया है, कि वे गोवा को एक छोटी सी फुंसी मानते थे, जिसे तभी हटाया जा सकता है जब शरीर का बाकी हिस्सा ठीक हो जाए। यह कथन, चाहे सच हो या न हो, नेहरू की विदेश नीति की मानसिकता को साफ दिखाता है, जहां निर्णायक कार्रवाई से ज्यादा अहम उनकी छवि और धीरे धीरे चलने की प्रवृत्ति थी। इतिहासकार पी.एन. चोपड़ा और टी.आर. सरीन के मुताबिक फुंसी वाली यह बात सिर्फ कहने भर की नहीं थी। यह नेहरू की उस सोच को दिखाती है कि भारत को पहले आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से मजबूत बनना चाहिए, तभी वह सैन्य शक्ति दिखाने का हकदार होगा। लेकिन यही सतर्कता गोवा की मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा बन गई। आजादी के बाद लगभग 14 साल तक गोवा पुर्तगाली कब्जे में रहा।
इस दौरान मोहन रानाडे, पुरुषोत्तम काकोडकर और ट्रिस्टाओ डी ब्रगांसा कुन्हा जैसे क्रांतिकारियों को पुर्तगाली शासन की जेलों, निर्वासन और यातनाओं का सामना करना पड़ा। यह विलंब नेहरू आदर्शवाद के भीतर छिपे विरोधाभासों को साफ दिखाती है। जो भारत संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेश विरोध का समर्थक बनकर बोलता था, वहीं अपने ही देश में उपनिवेशवादी शासन को झेलता रहा। इस तरह गोवा एक नैतिक और रणनीतिक विरोधाभास बन गया, एक यूरोपीय औपनिवेशिक निशान, जिसे एक स्वतंत्र देश ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। पिछले नजरिए से देखें तो गोवा के मामले में नेहरू की यह हिचकिचाहट उनकी पूरी विदेश नीति की एक बड़ी प्रवृत्ति को दिखाती है, एक लगातार चला आ रहा संघर्ष, जिसमें वे नैतिक आदर्शवाद और व्यावहारिक यथार्थ के बीच झूलते रहे। बार बार उनके ऊंचे आदर्श राज्य व्यवस्था की ज़मीनी जरूरतों से टकराते रहे और भारत नैतिक भाषणों और रणनीतिक अनिर्णय के बीच अटका रह गया। इस तरह गोवा सिर्फ एक सीमाई मसला नहीं रहा, बल्कि नेहरू के भीतर के गहरे विरोधाभास का प्रतीक बन गया, जहां धर्मनिष्ठ दिखने की चाह दृढ़ होकर निर्णय लेने की जरूरत पर भारी पड़ गई। अंततः जब 1961 तक राष्ट्रवादी दबाव, जननिराशा और बदलती भूराजनीतिक परिस्थितियां एक साथ आ मिली, तब नेहरू का आदर्शवाद झुक गया और यथार्थवाद ने जगह ले ली। उसी से जन्मा ऑपरेशन विजय, एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई जिसने आखिरकार गोवा को आजादी दिलाई। जनसंघर्ष और सत्ता पर राष्ट्रवादी दबाव जहां नेहरू सावधानी और इंतजार की नीति में उलझे रहे, वहीं राष्ट्रवादी समूहों और स्वयंसेवकों ने जमीनी स्तर पर गोवा की आजादी की लड़ाई को जीवित रखा, जन संगठन, सत्याग्रह और गुप्त आंदोलन के जरिए। 1946 से 1961 के बीच गांधीवादी सत्याग्रहों से लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों तक फैले इन आंदोलनों की जटिल बुनावट ने पुर्तगाली शासन और भारतीय राज्य दोनों पर निरंतर दबाव बनाए रखा। ये आंदोलन, जो ज्यादातर औपचारिक राजनीति से बाहर चल रहे थे, आजादी के बाद के भारत की उस बेचैनी को दिखाते हैं, जहां नागरिक समाज ने औपनिवेशिक बचे-खुचे निशानों को मिटाने में सरकार से कहीं ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की भूमिका ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 1950 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) गोवा के पुर्तगाल विरोधी आंदोलन की रीढ़ बनकर उभरा, जिसने इस मुद्दे को जनता की चेतना में जिंदा रखा। जब भारत सरकार कूटनीतिक सतर्कता में उलझी हुई थी, तब आरएसएस ने सांस्कृतिक कर्तव्य से प्रेरित एक जमीनी राष्ट्रभक्ति का उदाहरण पेश किया, ऐसी राष्ट्रभक्ति जो राजनीतिक गणनाओं से नहीं, बल्कि सभ्यतागत जिम्मेदारी और आत्मिक कर्तव्य की भावना से संचालित थी। 1950 के दशक में आरएसएस के स्वयंसेवक जगन्नाथराव जोशी जैसे नेताओं के नेतृत्व में चल रहे सत्याग्रहों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। इन आंदोलनों में स्वयंसेवकों ने पुर्तगाली नियंत्रण वाले गोवा में प्रवेश करने का प्रयास किया, औपनिवेशिक सत्ता को खुलेआम चुनौती दी। अनेक स्वयंसेवक गिरफ्तार हुए, पीटे गए या कैद किए गए। ये आंदोलन अपने आकार से नहीं, बल्कि अपने प्रतीकात्मक साहस से महत्वपूर्ण थे। वे उस समय औपनिवेशिक शासन की नैतिक अवैधता को उजागर कर रहे थे, जब नेहरू की सरकार चुप्पी साधे बैठी थी। इन अभियानों में आरएसएस की भागीदारी उसके व्यापक वैचारिक संकल्प को दिखाती थी, राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति उसकी अडिग निष्ठा को। विदेशी कब्जे के सामने यह सिद्धांत उसके लिए कभी समझौते योग्य नहीं था। यही वैचारिक स्पष्टता उसे उस समय की सरकारी अनिर्णयशीलता से अलग करती थी और यही कारण था कि आरएसएस एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि जनचेतना के संरक्षक के रूप में उभरा। आरएसएस का सबसे निर्णायक योगदान 1954 में दादरा और नगर हवेली की मुक्ति में देखा गया, एक ऐतिहासिक घटना जिसने गोवा की इवेंचुअल स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।
राजा वाकणकर और नाना काजरेकर जैसे नेताओं ने सीमित संसाधनों में रहकर क्षेत्र का सूक्ष्म सर्वेक्षण किया, स्थानीय राष्ट्रवादी समूहों से गुप्त संपर्क स्थापित किए और आजाद गोमंतक दल (एजीडी) तथा नेशनल लिबरेशन मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन (एनएमएलओ) जैसी समानांतर संस्थाओं के साथ समन्वय बनाया। 21 से 28 जुलाई 1954 के बीच इन संगठनों के स्वयंसेवकों ने मिलकर कई योजनाबद्ध कार्रवाइयां की। उन्होंने चौकियों और प्रशासनिक केंद्रों पर अधिकार कर लिया। 28 जुलाई को नारोली में पुर्तगाली सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे उस क्षेत्र पर पुर्तगाल का शासन समाप्त हो गया। कुछ ही हफ्तों में दादरा और नगर हवेली आजाद हो गए और वहां एक भारत समर्थक अस्थायी सरकार ने प्रशासन संभाल लिया। यह अभियान राज्य तंत्र से स्वतंत्र, स्वयंसेवकाधारित संचालन की सफलता का सशक्त उदाहरण था। इसमें राष्ट्रभक्ति, रणनीतिक योजना और नैतिक दृढ़ता तीनों का संयोजन था, जो आगे चलकर गोवा के व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन की पहचान बने। इस सफलता ने मुक्ति सेनानियों को आत्मविश्वास दिया कि पुर्तगाली सत्ता को भारत की प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई के बिना भी चुनौती दी जा सकती है। आजाद गोमंतक दल और मोहन रानाडे जहां एक ओर गांधीवादी अहिंसा गोवा मुक्ति संघर्ष की एक धारा बनी रही, वहीं दूसरी ओर मोहन रानाडे और आजाद गोमंतक दल (एजीडी) के नेतृत्व में एक अधिक सशस्त्र और क्रांतिकारी धारा उभरी। विनायक दामोदर सावरकर के कट्टर अनुयायी मोहन रानाडे 1950 में शिक्षक के भेष में गोवा में गुप्त रूप से प्रवेश किया। उनका उद्देश्य केवल जनचेतना जगाना नहीं था, बल्कि पुर्तगाली शासन के खिलाफ संगठित सशस्त्र प्रतिरोध तैयार करना भी था। एजीडी के माध्यम से उन्होंने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया, हथियार जुटाए और पुर्तगाली पुलिस चौकियों तथा संचार केंद्रों पर प्रहार किए। 1955 में मोहन रानाडे की गिरफ्तारी आंदोलन के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। उन्हें औपनिवेशिक कानूनों के तहत दोषी ठहराकर लंबी कैद की सजा दी गई और लिस्बन की जेल में 14 साल तक एकांत में रखा गया। 1969 तक, यानी गोवा की आजादी के 8 साल बाद तक, वे जेल में बंद रहे। यह घटना जहां एक ओर उनके व्यक्तिगत त्याग को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर भारत की कूटनीतिक हिचकिचाहट की भारी कीमत को भी उजागर करती है। एजीडी की कार्रवाइयों को कई राष्ट्रवादी और राजनीतिक संगठनों के सहयोग से बल मिला, जिन्होंने वैचारिक सीमाओं से परे मिलकर काम किया। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोन्स, गोन पीपल्स पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) जैसी संस्थाओं ने संसाधन जुटाने, प्रचार प्रसार करने और भूमिगत नेटवर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सहयोगों की सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि वे किसी एक राज्य या इलाके तक सीमित नहीं रहे। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के कार्यकर्ता गोवा के क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, जिससे यह आंदोलन एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि अखिल भारतीय मुक्ति अभियान बन गया। सावरकरवादी राष्ट्रवाद और मार्क्सवादी उपनिवेश विरोध जैसी अलग अलग विचारधाराएं भी इस एक विश्वास पर एकजुट थीं कि गोवा में विदेशी शासन स्वतंत्र भारत के अस्तित्व का अपमान था। राम मनोहर लोहिया और 1946 की चिंगारी गोवा के स्वतंत्रता संघर्ष का सबसे प्रारंभिक और शायद सबसे निर्णायक चरण जून 1946 में देखा गया, जब प्रख्यात समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया गोवा पहुंचे और मडगांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आजादी के उनके प्रखर आह्वान ने गोवा के युवाओं में नई ऊर्जा भर दी, जिसने पुर्तगाली सत्ता के खिलाफ खुले प्रतिरोध की शुरुआत की। लोहिया की गिरफ्तारी और निर्वासन ने पूरे गोवा और कोंकण क्षेत्र में विरोध की लहर पैदा कर दी। परिणाम स्वरूप गोवा का संघर्ष एक स्थानीय मुद्दा न रहकर एक राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया। बम्बई, पुणे और दिल्ली के समाचार पत्रों ने पुर्तगाली दमन की खबरें प्रमुखता से छापी और जनसभाओं में औपनिवेशिक क्रूरता की निंदा की गई। छात्रों,
पत्रकारों और भूमिगत कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस आंदोलन को जिंदा रखा। अहिंसक प्रदर्शनों Ram Manohar Lohia and the spark of 1946, the earliest and perhaps most catalytic phase of Goa's freedom struggle, can be traced to June 1946, when Ram Manohar Lohia, the prominent socialist leader, entered Goa and addressed a mass gathering at Margao. His fiery call for civil liberties and national freedom electrified the Goan youth, initiating a new phase of open defiance against Portuguese authority. Lohia's subsequent arrest and deportation triggered waves of protest across Goa and the Konkan region. The event had far-reaching symbolic consequences. It transformed Goa's struggle from a local grievance into a national cause. कि विदेशी कब्जे में रहेगा, तब तक आजादी अधूरी रहेगी। 1950 के दशक के आखिर तक आते-आते नैतिक और राजनीतिक दोनों धाराएं नेहरू की निष्क्रिय नीति के खिलाफ खड़ी हो गई। लिस्बन के साथ उनकी कूटनीतिक कोशिशें अब नीति से ज्यादा पलायन जैसी लगने लगी, मानो नैतिक श्रेष्ठता के टूटते मुखौटे को किसी तरह बचाने की आखिरी कोशिश हो। देश भर में राष्ट्रवादी संगठन और क्षेत्रीय आंदोलनों ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली थी। उनके साहस और बलिदान ने सरकार के संयम की असलियत खोल दी। अब राज्य जनता की इस भावना को दबाए बिना या अपने ही नागरिकों से दूरी बनाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। जन आक्रोश, राजनीतिक दबाव और रणनीतिक मजबूरी, इन तीनों ने मिलकर नेहरू सरकार को अपने नैतिक दिखावे से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। जो कदम शुरुआत में अनिच्छा से उठाया गया था, वही दिसंबर 1961 के ऑपरेशन Newspapers in Bombay, Pune, and Delhi carried reports of Portuguese repression, while public meetings condemned the colonial government's brutality. The movement that followed, driven by students, journalists, and underground pamphleteers, kept the flame of resistance alive through a combination of nonviolent demonstrations, secret publications, and cross-border activism. Lohia's intervention thus bridged the ideological spectrum of India's freedom heritage, connecting Gandhian moral resistance with the post-independence drive for total decolonization. Continuity of resistance together, the efforts of the RSS, AGD, and socialist leaders like Lohia represent a continuum of resistance that transcended ideological and methodological divides. वैश्विक राजनेता और शांति दूत के रूप में नेहरू की बड़ी मेहनत से बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय छवि अब धूमिल होती जा रही। 1959 में लोंगजू और कोंका पास पर हुए भारत-चीन सीमा संघर्षों ने भारत की आदर्शवादी विदेश नीति की कमजोरियों को साफ उजागर कर दिया। नेहरू की नीति की सिर्फ विपक्ष से नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर से भी आलोचना होने लगी थी। घरेलू माहौल भी विस्फोटक था। अगस्त 1955 के नरसंहार में पुर्तगाली सैनिकों ने निहत्थे भारतीय सत्याग्रहियों पर गोलीबारी की, जिसमें अनेक लोग मारे गए। इस घटना ने जनभावना को झकझोर दिया। गोवा में जारी यातना, कैद और सेंसरशिप की खबरों ने राष्ट्रवादी भावना को और भड़का दिया। भारतीय प्रेस ने तत्काल कार्रवाई की मांग की और संसद में सरकार की निष्क्रियता पर तीखी बहसें हुईं। बम्बई और पुणे में निर्वासित गोवन नेताओं ने गोवा लिबरेशन काउंसिल बनाकर प्रचार अभियान तेज कर दिया और सरकार से बेकार कूटनीति छोड़ने की मांग की। 1960 तक, जब पुर्तगाल नाटो में शामिल होकर गोवा की सैन्य स्थिति मजबूत कर चुका था, तब भारत की निष्क्रियता का राजनीतिक बोझ असहनीय हो गया था। कैबिनेट के दस्तावेज, गुप्तचर रिपोर्टें और सैन्य पत्राचार दर्शाते हैं कि नेहरू द्वारा ऑपरेशन विजय को अधिकृत करना कोई दृढ़ राजनीतिक संकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्य स्वीकृति थी। कई समकालीन अभिलेखों के अनुसार नेहरू 1961 के मध्य तक असमंजस में रहे। उन्हें भय था कि सैन्य हस्तक्षेप से पश्चिमी देशों की निंदा होगी और भारत की गुटनिरपेक्ष स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री और कृष्ण मेनन के दबाव ने अंततः संतुलन बदल दिया। 14 दिसंबर 1961 को नेहरू ने अंतिम स्वीकृति दी।
परंतु उनकी कमजोर मनोदशा को देखिए कि उन्होंने इस अभियान को पुलिस कार्रवाई का नाम दिया ताकि दुनिया के सामने यह युद्ध नहीं बल्कि एक सीमित कदम लगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की नैतिक छवि बनी रहे। ऑपरेशन विजय लेफ्टिनेंट जनरल J.N. चौधरी के नेतृत्व में 17 दिसंबर 1961 की सुबह आरंभ हुआ और मात्र 36 घंटे में पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने भारतीय मेजर जनरल K.P. कंदेत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में सम्मिलित हो गए और भारत में 451 वर्षों से जारी यूरोपीय औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ। समापन नेहरू ने सार्वजनिक रूप से इस सैन्य कार्रवाई को अंतिम उपाय बताकर अपनी नैतिक छवि बचाने की कोशिश की। संसद में उन्होंने कहा कि पुर्तगालियों ने हमें कोई और रास्ता नहीं छोड़ा और अफसोस जताया कि भारत का धैर्य अब अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। यह भाषा भले ही कूटनीतिक रूप से सही थी, लेकिन इसके पीछे वही पुरानी वैचारिक झिझक छिपी थी जो हमेशा उनके नेतृत्व की पहचान रही। एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य की जरूरतों और अपनी नैतिक छवि के बीच फंसा हुआ था। अब सामने आए अभिलेखों और समकालीनों के पत्र बताते हैं कि नेहरू अंदर से गहरे द्वंद्व में थे। वे जानते थे कि लगातार निष्क्रियता भारत की संप्रभुता को कमजोर कर रही है, लेकिन उन्हें डर था कि कोई भी कठोर कदम उनके अहिंसक आदर्शवाद की पोल खोल देगा। नतीजतन वे एक अनिच्छुक नेता बन गए जो विश्वास से नहीं बल्कि हर विकल्प खत्म हो जाने की विवशता से कार्रवाई करने को मजबूर हुआ। इतिहास ने अंत में उन्हें उन्हीं भ्रमों को तोड़ने पर मजबूर किया जिन पर कभी उनकी प्रतिष्ठा टिकी थी।